तो चलिए आज शुरू करते हैं आईयूपीएसी नामकरण। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आईयूपीएसी कैसे किया जाता है या फिर आईयूपीएसी करने के नियम क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको आईयूपीएसी नामकरण की ज़रूरत क्यों पड़ा, आईयूपीएसी नामकरण होता क्या है, या फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, या प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इन सब चीज़ों का मैं आपको वीडियो के अंत में एक शॉर्ट की दूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि प्रेफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो है गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखिए, ये जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक में जैसे कि CH4 होता है या फिर C2H6 होता है, ये सब आपके क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इनका जो नामकरण होता है, इनका यानी जो नाम होता है, वो हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो इसका नाम होता है कॉमन नेम, और एक इसका नाम होता है आईयूपीएसी। ठीक, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नाम होता है वो हम दो तरीके से बता सकते हैं। या तो उनका हम कॉमन नेम बता सकते हैं, या फिर उसका हम आईयूपीएसी नामकरण बता सकते हैं। तो देखिए, कॉमन नेम को निरर्थक पद्धति भी कहते हैं। निरर्थक का मतलब ये होता है जो चीज़ किसी काम का ना हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, इसीलिए इसका नाम कॉमन नेम रखा गया है या फिर निरर्थक पद्धति का रखा गया है। तो देखिए, हर किसी चीज़ का दो नाम होता है। जैसे आप सब लोगों के भी दो नाम होते हैं, एक आपका मेन नाम होता है, एक आपका गांव का नाम होता है। तो देखिए, आपका जो गांव का नाम होता है वो कॉमन नेम होता है, और जो मेन नाम होता है वो मेन होता है। तो देखो, गांव का नाम कैसे पड़ता है। गांव का नेम, जैसे कि आप देखने में उल्लू लग रहे हो या फिर आप मतलब किसी काम के नहीं लग रहे हो, तो आपका नाम जैसे रख देते हैं, लल्लू रख दिया जैसे आपका नाम किसी ने। तो ये जो नाम है लल्लू नाम जो है, ये जो नाम है ये आपका क्या है? गांव का नाम है। और ये जो आपका एक मेन नाम होता है, जैसे कि आपका इस रिजल्ट में जो नाम होता है मेन नाम होता है, या फिर आपके आधार कार्ड जो बना होता है, ये सब क्या होते हैं? मेन नाम होते हैं, जिससे आपकी असली पहचान होती है। और वो जो गांव का नाम होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो देखो, हर किसी का कॉमन नेम होता है। ठीक, आपका क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आप समझ गए ना कि कॉमन नेम कैसे पड़ता है। जैसे दिखने में कोई लल्लू है, उसका नाम लल्लू रख दिया। ठीक, तो वो कॉमन नेम होता है, और असली नाम वो होता है जिससे आपकी पूरी पहचान होती है। ठीक, तो देखिए, इसी तरह से कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका भी दो नाम होता है, एक कॉमन नेम होता है, एक आईयूपीएसी नाम होता है। तो देखिए, कॉमन नेम में क्या होता है? कॉमन नेम में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मिथेन है, तो मिथेन गैस जो है उस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दलदल में पाया जाता है। तालाब का जो दलदल होता है ना, वहाँ पाया जाता है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस दलदल में पाए जाने के कारण उसका नाम रख दिया गया है मार्स गैस। मार्स का मतलब होता है दलदल। ठीक, इसी तरह से है फॉर्मिक अम्ल जैसे हो गया। तो फॉर्मिक अम्ल देखो, फॉर्मिका, फॉर्मिका का मतलब होता है चींटी। ठीक, एंट, एंट माने चींटी होता है। ठीक, तो देखिए, चींटी के नाम से बना है फॉर्मिक, यानी फॉर्मिका बोलते हैं ना चींटी को, तो उसी नाम से पड़ गया इसका नाम फॉर्मिक अम्ल। ठीक, इसी तरह से एस्टिक अम्ल जैसे है, तो एस्टिक अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। सिरका भी क्या होता है? खट्टा होता है। तो देखिए, सिरका भी खट्टा होता है, यानी एस्टिक अम्ल भी खट्टा होता है, तो इसलिए उसका नाम एस्टिक अम्ल रख दिया गया है। ठीक, जैसे कि आप लल्लू हो तो आपका नाम लल्लू हो गया, तो उसी तरह से ये सिरका भी खट्टा था और एस्टिक अम्ल जो होते हैं वो भी खट्टे थे, तो इसलिए उसका नाम एस्टिक अम्ल पड़ गया। तो मतलब इन सब का कॉमन नेम जो होता है वो बस उनकी वो जो प्रकृति होती है ना उसको देखकर बस रख देते हैं। ठीक, उसके बाद जो आईयूपीएसी नाम है वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आईयूपीएसी जो नाम होता है, इससे हम अगर जैसे किसी कार्बनिक का अगर हम आईयूपीएसी नामकरण जान गए तो उससे हम उसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं कि उसकी संरचना कैसी होती है या उसका संगठन कैसा होता है। तो इन सब पूरी जानकारी हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए आईयूपीएसी नाम होता है ताकि उसके बारे में हम पूरी डिटेल रख सकें। जैसे कि आपका मेन नाम नहीं होता है कि अगर आपका कोई मेन नाम जा गया तो आप जान सकता है कि आपके रिजल्ट में क्या नाम है, आपकी पूरी डिटेल जान सकता है कि आप कहाँ से आते हो, आपका जो आधार कार्ड नाम होता है, तो ये सब ने क्या होते हैं? मेन नाम होते हैं। तो इसी तरह से कार यानी आईयूपीएसी नामकरण भी होता है। तो आईयूपीएसी से भी हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का
बहुत अच्छे से डिटेल उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे मेथेन है, जैसे कि देखिए मेथेन क्या होता है, CH4 होता है। ठीक, अब देखिए अगर मैं इसको मास गैस कहूँ तो शायद आप इसके बारे में कुछ नहीं जानोगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ मेथेन तो देखिए आप इसके बारे में सब कुछ जान जाओगे मेथेन नाम से, क्योंकि इसका अगर मैं आपसे संरचना पूछूं तो आप संरचना तुरंत बता दोगे। ठीक, तो यानी देखिए इसीलिए IUPAC नामकरण इसका मेन नाम होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो समझ गए ना आप कि IUPAC हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी कार्बनिक यौगिक के बारे में हमें पूरी डिटेल उसके बारे में पता चल जाता है। तो देखिए IUPAC जो नाम होता है उसके कई भाग होते हैं, जैसे वर्ड रूट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, इसके भाग होते हैं। तो देखिए IUPAC नामकरण के जो भाग होते हैं इन सबको पढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इसका IUPAC का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट को हिंदी में कहते हैं शब्द मूल। तो देखिए जो आपका कार्बनिक यौगिक होता है तो उस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं, तो उस कार्बन की संख्या को बताने के लिए हम वर्ड रूट का अध्ययन करते हैं, यानी वर्ड रूट पढ़ते हैं। ठीक, तो समझ गए ना आप कि वर्ड रूट से हमें ये पता चलता है जो ये कार्बनिक यौगिक है तो उस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं, तो उस कार्बन की संख्या को बताने के लिए हम वर्ड रूट का अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लिया हो गया CH3 CH2, उसके बाद लिखा हो CH3, यहाँ पर लिखा हो CH3। ठीक, तो देखिए मान लिया ये आपका कार्बनिक यौगिक है। अब इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं तो उस कार्बन की जो संख्या बताता है वो क्या बताता है, वर्ड रूट बताता है। तो देखिए इसमें जैसे कि 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया। ठीक, तो ये जो होते हैं कार्बन की संख्या, तो इसी कार्बन की संख्या को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वर्ड रूट क्या होता है। उसके बाद देखिए प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स को हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्नक। तो देखिए जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि पूर्व लग्नक यानी जो पहले लग जाए। ठीक, किसी IUPAC नाम के आगे जो पहले लग जाए वो क्या होता है, पूर्व लग्नक होता है। जैसे कि मान लिया, जैसे कि यहाँ पर मान लिया लिखा है प्रोपेन। ठीक, अब प्रोपेन के आगे जो लिखा होता है 1 मेथिल। ठीक, तो ये क्या है, ये पूर्व लग्नक है। नहीं समझे तो देखिए चलो छोड़ो इसको, आप ऐसे मत समझिए। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए इसमें, देखिए इसमें है, इसमें देखिए मेन चेन आपका क्या है, मेन चेन जो आपका होगा यानी जिस तरफ कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आपका मेन चेन होगा। चलिए इसको बना दीजिए 2, इसमें कार्बन संख्या और बढ़ा दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए कि कार्बन की संख्या जिस तरफ ज़्यादा होगा वो आपका मेन चेन बन जाएगा। अब देखिए 1 2 3, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4। ठीक, तो इधर कार्बन की संख्या ज़्यादा मिल रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जितने कार्बन है इस कार्बन की संख्या को वर्ड रूट कहते हैं। बाकी देखिए अब मेन चेन के अलावा आपका बचा क्या है, ये आपका बचा है। ठीक, तो मेन चेन में जो शामिल नहीं होता है वो आपका क्या कहलाता है, पूर्व लग्नक हो जाता है। तो ये आपका हो गया पूर्व लग्नक। तो देखिए पूर्व लग्नक में हमें कई चीजें पढ़ने को मिलता है, जैसे कि एल्किल समूह हो गया। तो देखिए एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ एल्किल समूह के नाम बता देता हूँ। जैसे कि मेथिल हो गया, मेथिल का होता है CH3। ठीक, उसके बाद जैसे एथिल हो गया CH3CH2, और जैसे प्रोपिल हो गया CH3CH2CH2। के बाद दूसरा आता है प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक को अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट याद रखना, केमिस्ट्री में आप हिंदी ज़्यादा यूज मत करिएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी यूज करने की कोशिश करिए। ठीक, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कुछ सब्स्टिट्यूएंट हैं, चलिए मैं उसको बता देता हूँ। जैसे कि NO2 होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो। उसके बाद जैसे Cl होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो। उसके बाद जैसे Br होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमो। उसके बाद जैसे I होता है तो I को बोलते हैं आइडो। जैसे F होता है इसको F को बोलते हैं फ्लोरो। उसके बाद जैसे NO होता है तो NO को बोला जाता है नाइट्रोसो। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अभी मैंने ये जो आपको एल्किल समूह बताए हैं या फिर आपको भी मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट बताए हैं इन सबको आप याद कर लीजिएगा।
अगर आपको ये सब याद नहीं होंगे तो आप IUPAC नामकरण नहीं लिख पाएंगे। तो देखिए क्रियात्मक समूह में कुछ क्रियात्मक समूह जैसे होते हैं, तो देखिए ये जो हैं ये आपके मेन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है COOH, इसका मतलब क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। ठीक, उसके बाद देखिए CN होता है साइनो। उसके बाद NC, ये क्या होता है, आइसोसाइनो। तो देखिए आपको इसको कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर दोनों में सिर्फ अंतर कितना है, ये पहले हो गया ये बाद में हो गया तो आइसो लग गया। तो देखिए इसको याद कैसे रखना है, देखिए साइनो में C पहले आता है, तो देखिए साइनो अगर होगा तो C पहले आएगा। ठीक, उसके बाद आइसोसाइनो में NC होता है आइसोसाइनो। ठीक, उसके बाद होता है CHO। ठीक, CH को O को बोलते हैं फॉर्मिल या फिर एल्डो। उसके बाद यहाँ पर CO जो होता है ये इसको कीटो बोलते हैं या फिर ऑक्सो। ठीक, उसके बाद OH जो होता है ये हाइड्रोक्सी होता है। उसके बाद NH2 होता है एमिनो होता है। इन सब का यूज कैसे किया जाता है ये मैं आपको अगले वीडियो में एकदम डिटेल से बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में ये सब चीज़ें समझ लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम आपको इसको अच्छे से बताऊंगा कैसे आपको इसको यूज करना है और कैसे IUPAC नामकरण में इसको यूज करना है। उसके बाद देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो आपका बताता है कि कौन सा बॉन्ड लगा है। जो बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड जो होता है उस बॉन्ड का जो नाम होता है वो होता है प्राइमरी सफिक्स में आता है। ठीक, तो देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एन। उसके बाद जो डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इन। उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको आइन बोलते हैं। तो ये आपका जो हो गया ये आपका हो गया क्या, प्राइमरी सफिक्स हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अब देखिए जितना आपने पढ़ा है प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट, ये सब जो आपने पढ़ा है, चलिए मैं इन सबको आपको अब शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए जैसे कि मान लिया यहाँ पर लिखा हो 1 मिथिल प्रोपेन, निकल जैसे लिखा हो प्रोपेनल हो। ठीक, अब देखिए जैसे कि ये लिखा है तो इसमें सबसे पहले देखिए ये जो है ये आपका हो जाएगा प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्रीफिक्स। उसके बाद देखिए प्रोपेनल ये बना कैसे है। ठीक, तो ये बना है देखिए प्रोप प्लस में एन प्लस में अल। ठीक, तो देखिए जो प्रोप होता है, प्रोप जैसे से मेथ, एथ, प्रोफ, ये सब क्या होते हैं, ये आपके कार्बन की संख्या को बताते हैं। तो ये जो प्रोप है ये आपका कार्बन की संख्या को बता रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये जो कार्बन की संख्या को बताता है वो क्या होता है, वो आपका होता है वर्ड रूट। ठीक, उसके बाद ये जो है एन, इन, आइन। ठीक, तो ये एन, इन, आइन ये क्या होता है, ये बॉन्ड बताता है। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, तो ये जो बताता है एन, इन, आइन ये होता है आपका प्राइमरी सफिक्स होता है। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पर AL लिखा है ये AL जो होता है ये आपका होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो आप समझ गए ना सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। ये जहाँ पर जो AL लिखा है ये अल, ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो कुछ सेकेंडरी सफिक्स भी होते हैं, आप उनको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में जब बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। सिर्फ आप इन सबको याद कर लीजिए जितना मैंने आपको बताया है। देखिए मुझे पता है कि आप लोगों को अभी ज़्यादा समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन जब आप अगले वीडियो में जब आप IUPAC नामकरण जब पढ़ोगे, अगर आप इसको याद कर लोगे, उसके बाद जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए कुछ मेन जो आपके सेकेंडरी सफिक्स हैं वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इन सबको याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगर आपने इतना याद कर लिया जितना मैंने आपको बताया है, कितना प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, इन सब चीज़ों को अगर आपने याद कर लिया तो आपको IUPAC बहुत हलवा लगेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको याद नहीं होता है तो देखिए जब आप कुछ IUPAC का नामकरण करेंगे, कुछ नाम लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इतना अगर याद कर लेंगे तो आप IUPAC को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। अब देखिए इस वीडियो के बाद जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नामकरण के नियम। उसमें हम आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से बताएंगे, आपको ऐसा सरल तरीका बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से किसी भी
कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण लिख सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।